आज की स्वास्थ्य की पाठशाला में आपका स्वागत है। नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, गूगल, व्हाट्सएप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, आज कुछ ये ऐसे शब्द हैं जो हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व बना रहे हैं। मॉडर्न मेडिसिन या आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, गूगल, व्हाट्सएप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी यानी कि चैट जनरेटेड प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर का आधुनिक चिकित्सा में क्या उपयोग है? जी, आपने तो सारे शब्द पूछ डाले। नॉलेज तो देखिए, जो हमने जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, उसने कुछ देखा, उसको मानने का देखो छूना नहीं, ये गर्म है, तो वहां से नॉलेज शुरू हो जाती है। आप बच्चे को ABCD सिखाते हैं, बच्चे को मेज कुर्सी सिखाते हैं, बच्चे को शुरू में पापा मम्मी चाचा शब्दों से अवगत कराते हैं, मामा सिखाते हैं, वो नॉलेज है। बढ़ते बढ़ते हम साइंस की नॉलेज लेते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो बायोलॉजी पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, ये सब नॉलेज है जी। तो जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसके आधार से जब हम ट्रांजिस्टर का, मोटर कार का, हवाई जहाज का, ट्रक का, टेलीविजन का, कंप्यूटर का निर्माण करते हैं, वो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है जी। तो साइंस हो गया, साइंस के ऊपर टेक्निक हो गई, टेक्नोलॉजी हो गया, जो कि इंजीनियरिंग के माध्यम से बनता है जी। इसी टेक्नोलॉजी का विकास होते होते एक टेक्नोलॉजी आई जिसका आपने अभी नाम लिया कि जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का जब आविष्कार हुआ तो ये हो गया कि ये एक टेलीकम्युनिकेशन या दूरभाष या दूरदर्शन के बाद हमारी कम्युनिकेशन क्षमता को एक बहुत बड़ा आयाम देने लगा जी। एक ऐसा सैटेलाइट बेस्ड वेब वर्ल्ड बन गया जिसमें हम मिनटों में क्या सेकंडों के अंदर एक बहुत बड़ी डेटा की इंफॉर्मेशन, समझ लीजिए कि एक पूरी मोटी किताब, एक पूरी मोटी डिक्शनरी को यहां से लेके एक देश से दूसरे देश में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम पूरी वीडियो, पूरी फिल्म, एक जमाना था आप याद करिए कि पूरी पूरी फिल्म बन के रील 15 सील चक्के में 15-20 फिल्म आती थी रेलवे गाड़ी ट्रेन से, और साहब वो फिल्म चलती थी। अब तो एक फिल्म को आप जो है रिलीज करिए हॉलीवुड में और दिखाइए बॉलीवुड में, और बॉलीवुड में रिलीज करिए दिखाइए हॉलीवुड में, और सब डिजिटल ट्रांसमिशन वीडियो का भी हो जाता है, इमेज का भी हो जाता है, स्टिल का भी हो जाता है और डेटा का भी हो जाता है, और पूरी पूरी किताब चली जाती है। तो ह्यूज टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके इनपुट्स आप कीबोर्ड से दे सकते हैं, कैमरे से दे सकते हैं, जिसका आउटपुट आप पेपर के ऊपर ले सकते हैं, एक किसी फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर ले सकते हैं, और LED स्क्रीन पे या टेलीविजन स्क्रीन पे ले सकते हैं, प्लाज्मा स्क्रीन पे ले सकते हैं, अन्य कई तरीके से जिसको कि आप कहते हैं उसके आउटपुट को ले सकते हैं वर्ल्ड वाइड नेट के। इसी के जो वेरियस एप्लीकेशंस हैं कि कोई इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसको ढूंढने के जो बहुत सारे इंजिन्स हैं जो हम डॉक्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे देश में प्रचलित है वो गूगल है, कुछ और देशों में कुछ और सर्च इंजिन हैं। फिर आपने नाम लिया कि व्हाट्सएप का, मेरे ख्याल से जहां तक मेरी नॉलेज है कि व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पे, इंटरनेट पे चलती है, और हमारा जो ये मोबाइल फोन है इस पे ये उपलब्ध है। इसके ऊपर डेटा भी चला जाता है, छोटा बड़ा टेक्स्ट भी चला जाता है, पूरी पूरी फाइल चली जाती है, ऑडियो की भी फाइल चली जाती है, आप एक गाना इस पे टेप करके भेज सकते हैं, और वीडियो क्लिप्स की फाइल भी चली जाती है। और इसका भरपूर इस्तेमाल आज मॉडर्न मेडिसिन की और मेडिसिन की तकनीक में हो रहा है। इस पे पे पोर्टल्स हैं, इसके अंदर गूगल पे से या QR कोड से आप, तो जो डॉक्टर लोग कहते थे 1-2 साल पहले कि भाई टेलीमेडिसिन करने में हमको पेमेंट हम कैसे लें, तो आप पेमेंट पोर्टल में भी दिक्कत नहीं है, QR कोड के थ्रू आप तुरंत डॉक्टर साहब की फीस दे सकते हैं अगर आपने उनको टेलीमेडिसिन द्वारा उन्होंने या व्हाट्सएप द्वारा आपका प्रिस्क्रिप्शन भेजा है। शब्दों में कहें तो पूरी दुनिया आज वर्ल्ड वाइड वेब हो गई है। पूरी दुनिया वर्ल्ड, अब तो ह्यूमन राइट्स में आ गया है कि आप
किसी की बैंकिंग रुक जाएगी, किसी का हवाई जहाज का ट्रेवल रुक जाएगा, बच्चों का होमवर्क कोविड के पीरियड में साहब वेब पे चल रहा था, लोगों की चिकित्सा चल रही है, किसी को अपनी रिपोर्ट देखनी हो बड़े अस्पताल की तो वो वेब के माध्यम से देखता है। तो जिस प्रकार से रोटी कपड़ा मकान, राइट टू एजुकेशन, राइट टू ट्रीट, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सेस इंटरनेट आज की दुनिया में हमारा एक मूलभूत अधिकार बन गया है। जी, तो सरल शब्दों में कहें तो नॉलेज हैज लेड टू साइंस, साइंस हैज लेड टू टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी हैज लेड टू दीज इतने सारे जो तरह तरह के आ गए हैं, इंटरनेट, गूगल, व्हाट्सएप, टेक्नोलॉजी से ये सब चीजें आसान हो गई हैं। जी बिल्कुल। अब हम चर्चा करते हैं इन्हीं टेक्नोलॉजी की जो मॉडर्न मेडिसिन में इनका बहुत प्रचलन है आजकल। तो आप सबसे पहले बताइए डॉक्टर साहब, ये एंडोस्कोप क्या होता है? जी, मॉडर्न मेडिसिन के अंदर एंडोस्कोप्स का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। जैसे टेलीविजन का अर्थ मतलब है दूरदर्शन। यहां पे मैं खड़ा बोल रहा हूं और आप इस वीडियो को शायद कलकत्ता में, बंबई में कहीं भी व्हाट्सएप पे देख सकते हैं या टेलीविजन पे देख सकते हैं, वो दूरदर्शन हो गया। जो टेलीफोन था वो दूरभाष था। अगर पेट के अंदर देखना है, हाथों के अंदर देखना है तो वो अंतःदर्शन। और ये जो एंडोस्कोप की टेक्नोलॉजी है इसमें अंतःदर्शन के साथ साथ माइक्रोस्कोपिक विजन है। अर्थात अगर 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर या 4 मिलीमीटर का कोई लीजन है या अंदर की म्यूकोजा है तो उसके अंदर जो लेंस का सिस्टम है, क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, उससे वो इमेज बड़ी हो जाती है। तो ये अंतःदर्शन है एवं सूक्ष्म दर्शन है। तो कैमरे को अंदर उतार देना। तो एक जमाना शायद आपको याद होगा कि बड़े लंबे लंबे और सीधे और स्ट्रेट लाइन के एंडोस्कोप होते जिनमें थे, आगे छोटी सी लाइट लगी जिनमें होती आगे थी। एक बल्ब होता था और वो जी। बल्ब बार बार स्मज हो जाता था, उस पे खून या थूक या म्यूकस लग जाता हमको था। याद आ रहा है हमारे बाबा का भी एक बार ऐसे ही किया गया, उनको एक लंबा तार पेट के अंदर डाला गया और क्या वो पाइप डाल देते हैं जी, और पूरा। फिर उस समय उन्हें बहुत तकलीफ हुई थी। जी बिल्कुल। उस जमाने में एंडोस्कोपी कभी कभी एनेस्थीसिया में करते थे जी और अंदर जलने का डर रहता था क्योंकि बल्ब जो होता था वो गर्म हो जाता था और बल्ब के आगे कभी ब्लड आ गया या बल्ब के आगे कुछ आ गया। लेकिन एक बड़ी भारी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ जी जिसको फाइबर ऑप्टिक कहते हैं। जी फाइबर ऑप्टिक में मल्टीपल प्रिज्म्स लगे रहते हैं और जो रोशनी का सोर्स है यानी लाइट सोर्स है वो बाहर एक डब्बे में रखा है। और लाइट के अंदर भी पहले तो देखिए साहब, ये जो एडिसन साहब का बल्ब था वो आया, फिर हेलोजन की लाइट आई, हीलियम की लाइट आई, मेटल हैलाइट लाइट आई, सोडियम वेपर लैंप आया और अब तो एलईडी ने कमाल ही कर दिया है। जो लाइट एमिटिंग डायोड है, बहुत कम बिजली खाता है और बड़ी जबरदस्त लाइट है और रंग बिरंगी लाइट है। तो एलईडी की लाइट में एक तो बहुत ज्यादा हीट नहीं जनरेट होती। एलईडी की लाइट को, जो लाइट एमिटिंग डायोड है, उसको आपने बाहर रख दिया और मल्टीपल प्रिज्म के माध्यम से एक एंडोस्कोप जो कि मैलिएबल एंडोस्कोप है, जो कि फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप है, जिसको कि आप मुख द्वार से या गुदा द्वार से अंदर की कैविटी में नेगोशिएट कर देते हैं और अंदर आप इसोफेगस में, स्टमक में, छोटी आंत में, डियोडेनम में और नीचे से गुदा द्वार के अंदर, बड़ी आंत में, कोलन के अंदर, अंदर की म्यूकोजा को देख के भी जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, सर्जन है, वो पहचान लेते हैं और उसमें छोटी मोटे ऑपरेशन कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं। एंडोस्कोप के थ्रू कोई पॉलिप है तो उसे निकाल सकते हैं, कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो उसके अंदर कोई एनर्जी सोर्स या लेजर ले जाके उसको बुझा सकते हैं। तो ये एंडोस्कोप है। ये क्या आजकल जो लैप्रोस्कोप चला है डॉक्टर साहब, ये भी एक तरह का एंडोस्कोप है? बिल्कुल, लेप्रोस्कोप भी एक तरीके का एंडोस्कोप है। लेप्रोस्कोप जो होते हैं वो मैलिएबल ना होके फाइबर ऑप्टिक, उनमें लाइट सोर्स होता है, वो रिजिड होते हैं और पेट में छेद बना के पेट के अंदर अर्थात एब्डोमेन के अंदर के ऑर्गन्स को देखना और उनको ऑपरेट करने की क्षमता वो लेप्रोस्कोप से आ गई है। तो क्योंकि पेट के अंदर आप डालेंगे तो पेट पिचका होता है, तो पेट के अंदर हवा डालते हैं तो हवा से एम्बोलिज्म हो जाता है। तो एक इनर्ट गैस है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को इंसफलेट करके पेट में फुला के 10 या 15 या 16 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के प्रेशर के ऊपर तो पेट तंबू जैसा फूल जाता है और चारों ओर अंदर रोशनी का लाइट सोर्स चलेगी। लेप्रोस्कोप चला गया, 1 या 2 5 मिलीमीटर के छेद करके आपने पेट के अंदर और औजार उतार दिए और उससे गॉलब्लैडर निकल आता है, हर्निया रिपेयर हो जाती है, अपेंडिक्स निकल आता है, कोलन निकल आता है, बच्चेदानी निकल आती है, हिस्टेक्टमी हो जाती है। तो इसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। तो ये बहुत ही प्रचलित हो गई है। इसको सूक्ष्म ग्राही या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं। इसमें कहते हैं दर्द कम होता है, अर्ली रिकवरी होती है।
एक जमाने में 8 दिन 10 दिन मरीज गॉल ब्लैडर के हिस्टेक्टमी के ऑपरेशन के बाद अस्पताल में रुकता था, 8वें दिन 10वें दिन टाँके कटते थे, 2 दिन तक पलंग पे लेटा रहता था। अब अगले ही दिन उसको हम लोग घर रवाना कर देते हैं और इसको मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। आजकल सब लोग बहुत बात करते हैं रोबोटिक सर्जरी की, तो रोबोटिक सर्जरी क्या है? देखिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का ही एक बड़ा आयाम रोबोटिक सर्जरी है। रोबोट वो मशीन है जो मनुष्यों की तरीके से खुद काम करती है, तो खुद काम करती है एक अतिशयोक्ति है। रोबोट वो मशीन है जो मनुष्य की तरीके से, यहां पे मैं कहूंगा सर्जन की तरीके से, मनुष्य के कमांड पे, जो कि एक कंसोल में बैठा है और मनुष्य की उंगलियों के इशारे पे नाचती है, वो रोबोट है। तो रोबोट की मशीन के अंदर क्या होता है कि जहां मरीज को लिटाया, मान लीजिए रोबोट से आप गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर रहे हैं या प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो एक सर्जन जो है मरीज के बगल में खड़े होके रोबोट का कैमरा, जिससे कि अंदर का अंतः दर्शन एवं सूक्ष्म दर्शन हो, और रोबोट के औजारों को डॉक इन कर देता है, अर्थात पेट के अंदर सूक्ष्म छेद बना के पेट के अंदर उनको डाल देता है। अब साहब वो जो कैमरा अंदर गया, उसकी इमेज जो कंसोल पे ऑपरेटिव सर्जन बैठा है उसको बढ़िया इमेज मिलती है। और ये कैमरे जो होते हैं, आपने तो देखा आज के मोबाइल पे बड़े जबरदस्त कैमरे हैं, 20-20, 40-40 मेगापिक्सल के कैमरे हैं, वाइड एंगल कैमरे हैं, सूक्ष्मदर्शी कैमरे हैं, छोटे इमेज को बड़ा बना के दिखाते हैं, 2 मिलीमीटर की आर्टरी को खूब बड़ा सा दिखाते हैं, तो ऑपरेट करने में आसानी हो जाती है। जहां पे मनुष्य नहीं पहुंच पाता है, शायद रोबोट वहां पहुंच के बड़ी बड़ी सर्जरी कर देता है। मैं तो इसको कहता हूं, जो एंडोस्कोपिक सर्जरी है, ये रोबोटिक सर्जरी है, अंदर एंडोस्कोप चला गया, लेप्रोस्कोप चला गया, तो अंतः दर्शन है, छोटे को बड़ा कर रहा है, सूक्ष्म दर्शन है, और आप बैठे हुए कंसोल के टेलीविजन पे एलईडी स्क्रीन के ऊपर, तो दूरदर्शन भी है। तो ये तीनों दर्शन आपको करा रहा है, अंतः दर्शन, दूरदर्शन, सूक्ष्म दर्शन, और फिंगर के माध्यम से और पैर के माध्यम से विभिन्न औजारों को आप चलाते हुए, और आपको दिख रहा है, यदि आपने कटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किया या ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट या रिट्रैक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, कि भाई लिवर जो है गिर रहा है उसको हम रिट्रैक्ट कर दें, इसको पकड़ के खींच लें, इसको हम काट दें, इसको हम जो है किसी एनर्जी सोर्स से जला दें, या इनको जोड़ दें, तो हमने कोई स्टेपलर मशीन यूज करी, तो स्टेपलर को उतार के उनको 2 हाथ के टुकड़ों को एंड को जोड़ दिया, या हम इसमें स्टिच लगा दे, तो नीडल और थ्रेड नीचे उतार के अंदर स्टिचिंग कर दी। ये सब रोबोट कर देता है। एक्चुअली करता जो कंसोल पे आदमी बैठा है वो उंगलियों से कर रहा है और देख रहा है, और वो मशीन उसको परफॉर्म कर रही है। और एक्चुअली जो 2-4 मीटर दूर मशीन बैठी है, रोबोट बैठा है, वो मरीज के ऊपर कार्य कर रहा है। ये रोबोटिक्स है। आप तो सर्जन है डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, हर छोटी छोटी बड़ी बड़ी सर्जरी में आजकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल होता है, और हमने देखा है क्रिटिकल सर्जरी में भी बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है, जो कि आज आधुनिक तकनीकी के ऊपर सब बेस्ड होता है। क्रिटिकल केयर में भी बाईपैप, सीपैप, ये सब हमने सुना है। तो आप बताइए, ये सब क्या तार लगे रहते हैं, बहुत सारे तार लगे। टेक्नोलॉजी का आपने बहुत बढ़िया दिशा दी है हमारे डिस्कशन को, कि तकनीकी का एक अजीब सा विकास है, बड़ा तगड़ा विकास है क्रिटिकल केयर में, जिसमें हमारा शरीर जो है वो कृत्रिम श्वसन, जिसको कि आपने वेंटिलेटर कहा, कृत्रिम स्पंदन, जैसे एओर्टिक बैलून पंप लगा हुआ हो या एक्मो मशीन लगी हुई है, और कृत्रिम भोजन जिसके अंदर पंप्स लगे हुए हो, नसों के अंदर खाना जा रहा हो, पूरा हार्ट की मॉनिटरिंग चल रही हो, फेफड़े की मॉनिटरिंग चल रही हो, ये सब चीजें जो है टेक्निक के माध्यम से होती हैं। क्रिटिकल केयर और एनेस्थीसिया की जो स्पेशलिटी है, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विकसित हुई है। एनेस्थीसिया यदि नहीं होता तो सर्जन कुछ नहीं कर पाते, सर्जरी नहीं कर सकते। एनेस्थीसिया में जो सबसे बड़ा विकास हुआ है वो जनरल एनेस्थीसिया के बाद जो स्पाइनो एक्सियल एनेस्थीसिया है। आजकल इतनी पतली नीडल से रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई दर्द नहीं होता, पीठ में एपिड्यूरल स्पेस के अंदर एनेस्थीसिया दे देते, 2-2, 4-4 घंटे मरीज उनको लेटा रहता है, उसको घबरा रहा है तो नींद की सुई लगा दी, और सर्जन जो है हर प्रकार की सर्जरी पेट के अंदर कर लेते हैं, पैरों में कर लेते हैं, या जनरल एनेस्थीसिया में भी बहुत विकास हो गए, सारी मॉनिटरिंग हो गई है दूर बैठ के अंदर। तो आपने बहुत अच्छी, और दवाओं के अंदर जो फार्माकोजेनेटिक जिनोमिक्स इवॉल्व हुई है, नई नई दवाएं आई हैं, तो टेक्निक का एक बहुत जबरदस्त आयाम टेक्नोलॉजी का बहुत दिखाई पड़ता है हमारे क्रिटिकल केयर में, जो कि सीरियसली इंटेंसिवली इल मरीज है उनकी इलाज में,
और एनेस्थीसिया में बिल्कुल टेक्निक। ये लेजर क्या है डॉक्टर साहब? आजकल सब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने लेजर से ये इलाज करवाया, हमने लेजर से ये कराया, तो ये लेजर क्या है? जी, बहुत ज्यादा मरीज लेजर एक मार्केटिंग का शब्द आ गया, और एक जो इसमें सबसे बड़ी विडंबना, लोग लेप्रोस्कोप को लेजर कह देते हैं। जैसे मैं गॉल ब्लैडर का बहुत ऑपरेशन करता हूँ, लोग कहते थे लेजर से करिएगा। नहीं साहब, वो लेजर नहीं होता, लेप्रोस्कोप से हम लोग गॉल ब्लैडर करते हैं, जो कि अंतःदर्शी मशीन है, जैसा कि अभी बताया। लेजर एक एनर्जी सोर्स है, जिसको जो कि एक एक्रोनिम है, एक शब्द है जिसको लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन है। अर्थात लाइट सोर्स से को ही एम्पलीफाई करके, स्टिमुलेट करके एक रेडिएशन, एक किरण बना ली गई है, जिसको लेजर कहते हैं। लेजर की किरणें जिनके अंदर ये एम्प्लीफिकेशन करने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, उसमें एनडीएग है, डायोड है, अल्जाइमर लेजर है। इससे किसी भी टिश्यू को पूरी तरीके से उड़ा के वेपराइज कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर बिल्कुल ब्लेड नाइफ की तरीके से काट देती है। अल्जाइमर लेजर जो है, जैसे कि आपने सुना है, लोग बड़ा मोटा चश्मा लगाते हैं, तो आई सर्जन जो होते हैं, जो बाहर की कॉर्निया की झिल्ली है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसके अंदर बड़ा पतला टेंजेंट काट के, तो मोटा चश्मा साहब पतला हो जाता है। लोग कहते हैं साहब चश्मा, जिसको लेसिक सर्जरी कहते हैं, वो कर देते हैं। तो लेजर एक प्रकार की एनर्जी सोर्स है, जो पाइल्स में, फिशर में, फिस्टुला में, बेनाइन ट्यूमर के अंदर, कुछ और चीजों में ओवर हाइप्ड वर्ड है ये लेजर। लेजर का नाम बहुत है, उतना काम लेजर से होता नहीं, होता है। लेजर एक बहुत अच्छी एनर्जी सोर्स है, और उसके मुकाबले में और भी बहुत सारी सोर्स, एनर्जी की सोर्सेज हैं, जैसे डायथर्मी है, या अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, या सोनिक ब्लेड्स हैं, और उनसे भी स्टोन तोड़ा जा सकता है, उनसे भी पाइल्स का इलाज कराया जा सकता है, पूसा है। और लेजर एक इंपॉर्टेंट और एनर्जी सोर्स है, और बहुत अन्य चीजों में, इंडस्ट्री में लेजर कटिंग मशीन यूज होती है, लेजर शोज आपने देखे होंगे। तो लेजर इज ए लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन। आधुनिक चिकित्सा ने आज बहुत विकास कर लिया है डॉक्टर साहब। हमने देखा है, जैसे लोगों के हाथ पैर कट जाते हैं तो वो लोग जोड़ देते हैं, या किसी की उंगली कट गई तो माइक्रो सर्जरी करके उसकी उंगली जोड़ दी, किडनी खराब हो गई तो किडनी का ट्रांसप्लांट हो गया, कैंसर हो जाता है तो लोग, अगर छाती में हो गया तो लोगों ने काट के ब्रेस्ट बना दिया, मुंह का कैंसर है तो जबड़ा निकाल के एक जबड़ा बना दिया। आधुनिक चिकित्सा में इसका क्या रोल मानते हैं? क्या जी, आपने खुद ही उस शब्द का नाम ले लिया, जिसको माइक्रो सर्जरी कहते हैं। माइक्रो सर्जरी वो शब्द है कि जब जहां पे हमें सर्जरी करनी है शरीर के अंदर, देखिए सेल के लेवल पे तो सर्जरी नहीं होती, 2 या 3 या 4 मिलीमीटर की कोई वेसल है, कोई नर्व है। जैसे मान लीजिए किसी का हाथ कट गया और वो हाथ उठा के ले आया, और एकदम मशीन में कट गया और हाथ पूरा मिल गया, और गुड कंडीशन में मिल गया, और खटाखट अस्पताल में आया 1 घंटे के अंदर, और मौसम बहुत खराब नहीं था, हल्का ठंडी का मौसम था। तो अक्सर अखबारों में पढ़ने में लिखा जाता है कि कटा हुआ हाथ प्लास्टिक सर्जन ने जोड़ दिया, कटी हुई उंगली जोड़ दी, कटा हुआ अंगूठा जोड़ दिया, यहां तक प्रयोग चल रहा है कि कटा हुआ सर जोड़ देंगे। तो उसके अंदर, हाल के अंदर तो टांके सदियों से लग रहे थे, हड्डी के अंदर रॉड डाल के जो बीच की हड्डी कट गई है उसको जोड़ दीजिए। बट जो असली चीज जोड़ने की, वो मसल, यानी मसल के टेंडन, जिनमें माइक्रो सर्जरी की जरूरत पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की, जो वेन है जो खून को वापस ले जाएगी, जो आर्टरी है जो खून को वहां तक पहुंचाएगी, यानी कि जो खून की नलकियां हैं, आर्टरीज और वेन, यानी कि धमनी और शिराएं, और जो नर्व्स हैं, उनको अगर आप ठीक से जोड़ ले गए घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के अंदर, और उस ऑर्गन को कंजर्व कर ले गए, और उसके बाद उसको सपोर्ट कर ले गए, तो करीब 40% से लेके 80% सक्सेस है कि सिवियर्ड एम्पुटेटेड आर्म्स एंड हैंड्स एंड फिंगर्स, अर्थात कटे हुए हाथ पैर जोड़े जा सकते हैं। इसके अंदर मानक यही है कि जो चीज, जो शरीर का हिस्सा कट गया उसको तुरंत रिकवर कर लिया जाए, वो एकदम म्यूटिलेट ना हो गया हो, खुच्ची ना हो गया, उसके ऊपर ट्रक या गाड़ी का पहिया न चल गया हो, वो क्लीन कट कटा हुआ हो, उसको जो ट्रांसपोर्ट किया गया हो, सफाई से कोई बर्फ में रख के तौलिए में लपेट के ले आया गया हो, और जहां जिस अस्पताल में लाया हो वहां माइक्रोवास्कुलर सर्जरी करने का पूरा प्रबंध हो, कोई बड़ा ट्रॉमा सेंटर हो जहां प्लास्टिक सर्जन, माइक्रोवास्कुलर सर्जन उपलब्ध हो जो इस काम को करते हैं, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जन उपलब्ध हो जो कि उसको री इम्प्लांटेशन कर सके। और यही टेक्निक का इस्तेमाल होता है कैंसर के बाद, जैसे जबड़ा काट दिया तो पैर की हड्डी और मांस निकाल के, मसल और
स्किन का फ्लैप निकाल के जबड़ा बना दिया, या अभी आपने के नाम लिया ब्रेस्ट का को निकालने के बाद ब्रेस्ट के लिए जो यहाँ से थाई पर से मांस निकाल लिया, मसल निकाल लिया या गोश्त निकाल के और ब्रेस्ट का माउंट बना दिया, तो ये भी माइक्रोवेस्कुलर या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंतर्गत आता है। ये टेक्नोलॉजी का बड़ा विकास है जी। आप तो साइंस के विद्यार्थी रहे हैं डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि कोविड टाइम में लोग कोविड को टेस्ट कराने के लिए पीसीआर या आरटीपीसीआर कराते थे, तो ये पीसीआर क्या है डॉक्टर साहब? पीसीआर देखिए फिर एक एक्रोनिम है, एक शॉर्ट फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। ये एक बायोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें डीएनए को हम एम्पलीफाई कर लेते हैं। देखिए कोई भी जिंदा चीज है, जैसे कोविड का कीटाणु था, जीवाणु था, उस जीवाणु का एक डीएनए होगा, एक आरएनए होगा, जो उसका मुख्य न्यूक्लिक प्रोटीन है, जो लाइफ का प्रमाण है। डीएनए जीवन का, जिंदा चीज का सूक्ष्मतम प्रमाण उसका डीएनए आरएनए। उस डीएनए और आरएनए को डिटेक्ट करना, पुराने जमाने में जैसे पस को कल्चर करते थे और सेंसिटिविटी करते थे तो बैक्टीरिया को ग्रो करते थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने उसी में से ग्रो करके एंटीबायोटिक पैदा कर लिया। अब साहब डीएनए को ग्रो कर लेते हैं, कहते हैं ना आपका डीएनए क्या है, तो वो डीएनए के चेन बना के, डीएनए के मल्टीप्लिकेशंस बना के कोविड के कीटाणु को रिकॉग्नाइज कर लेना, बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज कर लेना, टीबी के कीटाणु को रिकॉग्नाइज कर लेना। छोटे से छोटे सैंपल में से अगर किसी ने कस के खखार के थूका और जरा सा मान लीजिए बलगम मिल गया, उस बलगम में, थोड़े से बलगम में भी हम डीएनए निकाल लेते हैं पॉलीमरेज चेन पीसीआर के माध्यम से। ये टेस्ट शायद टीबी के मरीजों में भी होता है। टीबी के मरीजों में होता है और वायरोलॉजी में होता है, और इसका आयाम बढ़ता ही जा रहा है। इसको पीसीआर टेस्ट कहते हैं। आजकल डॉक्टर साहब ये जेनेटिक टेस्टिंग भी बहुत चली है। मैंने देखा बहुत सारी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, आजकल क्योंकि देर में लोग बच्चा पैदा करते हैं, तो उम्र की वजह से तो बच्चे जो गर्भवती महिला होती है उनके भ्रूण की जांच कराने के लिए बहुत सारी जीन टेस्टिंग होती है कि बच्चा सही पैदा हो, बच्चे में कोई कमी तो नहीं है। और अगर बच्चे जो पैदा भी होते हैं, कुछ बच्चे विक्षिप्त होते हैं, उनमें भी बहुत सारी जीन टेस्टिंग कराई जाती है। कैंसर में भी बहुत सारी टेस्टिंग कराई। तो ये जेनेटिक टेस्टिंग क्या है जी? पहले तो देखिए कैरियोटाइप होता था कि भाई जीन में देख लिया तो अगर ट्रांसलोकेशन डिफेक्ट है, जैसे कि मंगोल बच्चा पैदा होता था, एक जगह से जीन दूसरी जगह चली गई, तो वो था। अब क्या हुआ कि फिर साहब सैंगर सीक्वेंसिंग होने लगी कि भाई जीन देखने लगे, एसएनपी टेस्ट करने लगे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पेप्टाइड टेस्ट करने लगे। पर अब जमाना आ गया जिसके अंदर की एक नई जनरेशन का, नेक्स्ट जनरेशन का जीन सीक्वेंसिंग करने लगे और होल एक्सोम सीक्वेंसिंग करने लगे। तो एक प्रकार से किसी भी बीमारी का, किसी भी ट्यूमर का पूरा जेनेटिक फिंगरप्रिंट हमको मिल जाता है। और उस फिंगरप्रिंट को देख के और उस जीन के सीक्वेंस, देखिए जो सारा फर्क है, हम और आप दोनों ह्यूमन बींग्स हैं, दो भाई हैं, बिल्कुल जुड़वा भाई हैं, फिर भी उनके फिंगरप्रिंट अलग से हैं। अगर एक माँ अगर दरवाजा खटखटाए और उसके 5 भाई हैं और कोई कहे कि माँ मैं, तो माँ जानती है कि सुरेश ने मैं बोला है, कि रमेश ने मैं बोला है, कि नरेश ने मैं बोला है, क्योंकि उसकी आवाज एकदम अलग है और उसके फीचर से लोग पहचान लेते हैं कितनी भी रिजेम्बलेंस हो। और तीनों भाइयों को देख के लोग ये भी पहचान लेते हैं कि एक ही परिवार के बच्चे हैं। ये जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग है। इसी प्रकार से इस जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग की होल जीनोम सीक्वेंसिंग करके उसके अंदर जो डिफेक्टिव स्मॉल जीन के जो पोर्शन है, जो स्मॉल एसएनपीज हैं, डिफेक्टिव सीक्वेंसिंग को देख के ये देख लेते हैं कि ये वाइल्ड टाइप ओरिजिनल है कि इसके अंदर डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है। और अगर डिफेक्टिव है तो भ्रूण को तो उसके लिए फिर टारगेटेड आप पे ट्रीटमेंट हो या उस जीन को रिपेयर करने की क्षमता हो। तो जरूरी नहीं कि जेनेटिक डिफेक्ट को अगर हमने पहचान लिया, उसको छीन लिया, तो हम उसका इलाज कर ले जाएंगे। आवश्यक है कि उस जेनेटिक टेस्ट के अगेंस्ट हम पे टारगेटेड ट्रीटमेंट हो या उसका कोई इलाज हो, और उसके लिए रिसर्चें चलती रहती है। कुछ के अंदर, इसके अंदर आजकल एक शब्द चला है पर्सनलाइज मेडिसिन। तो जीन सीक्वेंसिंग से हम लोग क्या कर लेते हैं, और जो एक फार्माकोजेनोमिक्स ब्रांच डेवलप हुई है, ये ऐसी दवाओं का आविष्कार करना जो किसी के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उस व्यक्ति के ऊपर काम करेगी। तो ये सब जीन टेस्टिंग, जीन सीक्वेंसिंग, एक्सोन सीक्वेंसिंग और फार्माकोजेनोमिक्स नई तकनीक है जिससे कि पर्सनलाइज मेडिसिन, स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर दैट इलनेस, फॉर दैट पर्सन, उस व्यक्ति विशेष की उस बीमारी के लिए, उस लम्हे पे जो उसको बीमारी है,
और उस व्यक्ति विशेष के लिए जो दवा उसके लिए सबसे माकूल होगी उसको दे देना ही जेनेटिक टेस्टिंग का ध्येय होता है। टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान शायद गर्भवती महिलाओं टेस्ट ट्यूब बेबी के फॉर्म में भी हुआ है। जो लोग आज बच्चे नहीं जिनके होते हैं वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टेस्ट ट्यूब बेबी भी। देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी बड़ी टेक्नोलॉजी है, इसको आईवीएफ कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें जेनेटिक्स का उतना रोल नहीं है। जो सारी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है कि महिला के पेट में जो अंडकोश से ओवम है उसको निकाल लेते हैं लेप्रोस्कोप के माध्यम से, और पुरुष का स्पर्म लेते हैं या डोनर पुरुष का स्पर्म लेते हैं, और उसको पेट्री डिश में आईवीएफ की टेक्नोलॉजी से दोनों के संगम से जाइगोट बना के और मां के यूट्रस में हार्मोन देके यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको प्रिपेयर करके हार्मोनली और उसके अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, और उसमें 2 या 3 फीटस डेवलप कर जाते हैं। कभी कभी 2 प्रेगनेंसी तक हो जाती है, कभी कभी 3 प्रेगनेंसी हो जाती है। तो यही मैं कह रही थी कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। फर्टिलाइजेशन जो कपल्स बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे थे और सबने इच्छा होती है, टेक्नोलॉजी का विकास है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और बड़े जोर शोर से इस समय चल रहा है। 2 से 10 लाख रुपए लोग खर्च कर रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए, और बहुत सारे निराश कपल जिनके बच्चे होने की संभावना नहीं थे इस तकनीक का लाभ उठा रहे हैं। ये आजकल हेल्थ वेरिएबल्स भी बहुत चले हैं डॉक्टर, स्मार्ट वॉच हो गई, जो कोई ग्लूकोज को मॉनिटर करने के लिए यहाँ मशीन लगा लेते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, टेक्नोलॉजी का एक आयाम है हेल्थ वेरिएबल्स, जैसे कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग कह रहे हैं। इस समय डायबिटीज को अगर ठीक करना है तो आप हर एक की बीवी देखिए, नैगिंग बीवी नहीं होती कि वो आपको कहे भाई ये मत खा वो मत खा। उसका बीवी का भी दिल होता है, उसका भी मन करता है मिठाई खा ले, तो वो आपको कभी कभी खुद ही मिठाई खिला देती है आप डायबिटिक को। पर ये जो मशीन है ये नैक करता है, मशीन पे आप गुस्सा भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो आपकी शुगर कहेगा चू 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 घंटी बजा देगा। अब आप मशीन को मार भी दीजिए तो भी क्या होगा, लगी हुई है। तो ये हेल्थ वेरिएबल्स हैं जो आपका कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज आप मोबाइल के ऊपर दे देते हैं ग्राफ के फॉर्म में। आपको मालूम है, मैंने शाम को देखिए रात में 12 बजे उठ के 2 बिस्कुट खा लिए या 1 लड्डू निकाल के फ्रिज में से खा लिया और मेरी शुगर बढ़ गई। इसी प्रकार से ब्रेन के अंदर आ गए हैं ऐसे सेंसर्स आ गए हैं जिनको कि जो सिमुलेशन करते रहते हैं, और वेरिएबल्स हैं। वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशंस हैं, कहते हैं कुछ अंधे लोग जो देख नहीं पाते ऐसा चश्मा पहन लेते हैं कि उनको सब कुछ दिखाई नहीं पड़ने लगता है। तो इस तरीके के बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है जिसको कहते हैं कि एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। तो आप ड्राइव कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सो किस समय मेरा 24 घंटे का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है नहीं, तो कॉन्टिन्यूअस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी एक तरीका है। तो ये सब हेल्थ वेरिएबल्स में आते हैं। वायरलेस ब्रेन सेंसर्स हैं। अभी सुना है हमने पार्किंसंस के मरीजों के अंदर एक ऐसा डीबीएस करके मशीन आ गई है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जिन लोगों को पार्किंसन करके हाथ कांपता रहता है, तो उसके अंदर ये हेल्थ वेरिएबल आ गया है। ये 3D प्रिंटिंग, बायोमेमेटिक्स, क्या ये एक प्रकार की मिमिक्री है? ये क्या है डॉक्टर साहब, आप बताइए। 3D प्रिंटिंग तो कुछ नहीं है। 3D प्रिंटिंग एक टेक्नोलॉजी है कि किसी का जबड़ा बनाना है, दांत बनाना है, तो 3 डायमेंशन में प्रिंटिंग करके जो डॉक्टर को काम करना है एकदम प्रिसीजन उसको दे दीजिए कि भाई ये चीज बननी है, या मशीन को रोबोट को ऑर्डर कर दिए तो वो वैसे का वैसे ही दांत या जबड़ा, या जो बायोमाइमेटिक मटेरियल है। माइमेटिक मतलब मिमिक्री, मिमिक्री मतलब कि जैसे कि घुटना मेरा खराब हो गया, घिस गया है, उसके कार्टिलेज घिस गए हैं, तो अब मैं नया जो घुटना लगा रहा हूं वो बायोमाइमेटिक है, बायोलॉजी की मिमिक्री है। हार्ट का वाल्व खराब हो गया है तो हार्ट का वाल्व या तो किसी मेटल से बन रहा है, या मान लीजिए पिग से आप या काफ में से या बछड़े के उसमें से हार्ट का वाल्व बनाया जा रहा है, तो वो बायोमाइमेटिक मटेरियल है। आंख के अंदर लेंस जब निकाल के नया लेंस डाल रहे हैं तो वो भी बायोमाइमेटिक मटेरियल है। एक बहुत बड़ा तकनीकी विकास हुआ है आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बनाने में, जैसे कि आप सब जानते हैं नी जॉइंट बनाने में, कि बायोमाइमेटिक्स। एक आखिरी सवाल और पूछूंगी डॉक्टर साहब कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी या व्हाट्सएप चला है, व्हाट्सएप के थ्रू क्या चिकित्सा परामर्श हम लोग कर सकते हैं, या उस पर आप कुछ बताएंगे? जी, शायद आप टेलीमेडिसिन की बात कर रही हैं। टेलीमेडिसिन देखिए, अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, WHO ने और कोविड टाइम के बाद से सैंक्शन कर दिया है। समय खत्म हो रहा है तो हम बहुत तेजी से टेलीमेडिसिन के बारे में बहुत सूक्ष्म बताए दे रहे हैं कि जब
कोविड का समय आया जी जी तो टेलीमेडिसिन को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक वैधता दे दी जी और mohw.gov.in की में अगर आप बैकस्लैश लगा के टेलीमेडिसिन करेंगे उसके तो सारे आयाम टेलीमेडिसिन के नजर सारे आयाम आ जाएंगे। जी टेलीमेडिसिन के अंदर मैं जल्दी से बता दूं कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। क्लास ओ ड्रग्स जो कि ओवर द काउंटर ड्रग है उनको प्रिस्क्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे विक्स की गोली लिखनी है, सेरिडॉन की गोली लिखनी है, पैरासिटामोल लिखना है, वो वैसे ही काउंटर में मिल रहे हैं और उनको अगर आप मरीज को टेलीमेडिसिन में बता रहे हैं। आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मरीज को या उसके रिश्तेदारों को मालूम होना चाहिए कि कौन डॉक्टर साहब टेलीफोन के उस तरफ या व्हाट्सएप के उस तरफ या टेलीविजन के उस तरफ या स्क्रीन के उस तरफ बैठे हैं। और मरीज और डॉक्टर साहब को मालूम होना चाहिए कि वो कौन मरीज है, 18 साल के ऊपर है, बच्चा है, माँ बच्चे की जोड़ी है, या गांव का डॉक्टर है, बगल में उसके मरीज खड़ा हुआ है, किसको वो कंसल्टेशन दे रहा है। वो चाहे तो उसका आधार मांग ले, उसका नाम मांग ले, उसका पता पूछ ले और उसको नोट कर ले। तो वो दोनों तरफ से, और अगर वो टेलीमेडिसिन पे आ गया तो इसमें कंसेंट होती है। तो ये टैसिट कंसेंट है कि अगर वो आ ही गया और पूछ रहा है, आपको कह रहा है डॉक्टर साहब, तो कोई लिखित कंसेंट की आवश्यकता नहीं है, वो एक टैसिट कंसेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास ओ ड्रग्स तो बता ही दिया, और उसके अंदर बाकी दवाओं के लिए अगर उसे लग रहा है कि कोई गलत चीज नहीं है और दवा नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि देखिए पहला ध्येय किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का है एटलीस्ट डू नॉट कॉज हार्म, नुकसान न करे मरीज का। यदि आप किसी मरीज का भला नहीं कर सकते तो कोई अधिकार नहीं है कि आप उसका नुकसान करें। तो आप ऐसा प्रिस्क्रिप्शन लिख के अपने दस्तखत से ब्लू इंक में साइन करके फोटो खींच के व्हाट्सएप से या टेलीमेडिसिन के किसी और माध्यम से प्रिस्क्रिप्शन को भेज दें। पर आकस्मिक चिकित्सा टेलीमेडिसिन के द्वारा शायद संभव नहीं। आकस्मिक चिकित्सा बिल्कुल संभव है। आकस्मिक चिकित्सा को पहचाने कि मरीज का बच्चा, वो कह रही है मेरे बच्चे को डायरिया हो रहा है, कोई माँ उसके अब कह रहे टटियां लगी थी साहब सुबह से। अब डॉक्टर को क्या कि अभी आकस्मिक है या नहीं है, कहने को तो डायरिया है, पर अगर डॉक्टर ने पूछा भाई डॉक्टर बच्चा आपका सुस्त हो गया, हाँ जी सुस्त हो गया, बच्चा सुसु कर रहा है, नहीं साहब सुबह से पेशाब नहीं हुई, अब बच्चे को डिहाइड्रेशन है, बच्चे की सांस उखड़ रही है, हाँ जी सांस उखड़ रही है, बच्चा सेप्टिसीमिया में है, ये आकस्मिक चिकित्सा हो गई। फट से उसे वार्न करना है, देखिए ये बच्चा सेप्टिसीमिया में जा रहा है, डायरिया शुरू हुआ था, मैं एम्बुलेंस भेज रहा हूं, या आप पास के प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा पे जाइए, या आप कहां से बोल रहे हैं वहां फलाने डॉक्टर पे जाइए या जिला अस्पताल में जाइए और कराइए। तो आकस्मिक चिकित्सा में आकस्मिक सिचुएशन को एक होशियार डॉक्टर पहचाने, उसको गाइड करे, उसको ले जाके आकस्मिक चिकित्सा और उसको फैसिलिटेट करे। एम्बुलेंस अगर यहाँ जिस जगह पे बैठा है, इस प्लेस ऑफ अथॉरिटी पे बैठा है, सीएमओ ऑफिस में बैठा है और एम्बुलेंस भेजने के लिए सक्षम है तो एम्बुलेंस भेजे, नहीं सक्षम है तो फैसिलिटेट करे, उसको नॉलेज दे कि कहाँ उसे एम्बुलेंस और कहाँ उसको आकस्मिक चिकित्सा के प्रति सुविधा मिल जाएगी। तो आकस्मिक चिकित्सा टेलीमेडिसिन के द्वारा फर्स्ट एड के माध्यम से और दी जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि आधुनिक तकनीकी का मॉडर्न मेडिसिन में क्या उपयोग है, कैसे उसने आधुनिक चिकित्सा में अपना स्थान बनाया है, और टेलीमेडिसिन का क्या रोल है हमारा आधुनिक चिकित्सा में। अगर आपको कुछ भी सवाल हो तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं और हम आपका जवाब भी वहां पे देंगे। जी वर्षा जी, ये विषय बहुत लंबा है जी, कि तकनीक का आधुनिक चिकित्सा में रोल। जी, तकनीक बहुत है, आधुनिक चिकित्सा में अनेकों आयाम है। चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट हम बात नहीं कर पाए, पर आप समझिए, आपने कहा ही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डॉक्टरों को और मरीजों को असिस्ट करेगी, स्टोर्ड नॉलेज में भी और इंस्टेंट जो नॉलेज या फैसिलिटी गेन करनी है उसमें भी। इस विषय पे हम आगे और भी चर्चा करते रहेंगे। आज के पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं, और आपके कोई भी प्रश्न होंगे तो हम अवश्य लेंगे। धन्यवाद। आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। स्वास्थ्य की आज की पाठशाला यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।